वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी ये बेहद खास पेशकश जहां पर हम बजट को डीकोड कर रहे हैं। डीकोड कर रहे हैं एक मार्केट के निवेशक के लिहाज से और एक टैक्स पेयर के लिहाज से। नीलेश शाह कोटक एमसी के मेरे साथ बने हुए हैं और अब स्टूडियो में दो नए मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। पंकज मटपाल एमडी ओपिया मनी मैनेजर, हेमंत उसेगी वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर। आप दोनों का स्वागत है। और नीलेश सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप रुके रहे हमारे लिए। और नीलेश सर आपसे तो बहुत सारे सवाल पूछने हैं, लेकिन चलिए आप दोनों के साथ थोड़ा सा बजट को डीकोड कर लेते हैं। तो चर्चा में शुरुआत में तो बात सामने आ ही गई। नीलेश सर ने कहा कि टैक्स पेयर्स के लिए तो बजट अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके हाथ से कुछ गया नहीं, तो कुछ मिला भी नहीं तो कुछ गया भी नहीं। मुझे आप बताइए, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट को लेकर, युवाओं को लेकर बहुत सारे ऐसे ऐलान हुए हैं जहां पर थोड़ा सा सरकार की जो मंशा है आने वाले बजट में भी आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। आप इन दोनों पॉइंट्स पर क्या क्या कुछ हाईलाइट कर सकते हैं? आई थिंक कविता, मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि पहली बात तो है कि ये इंटरिम बजट है, ऑब्वियसली ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हाँ, ये लग रहा था कि शायद कुछ मिल जाए टैक्स पेयर्स को, वो तो हमेशा रहता ही है। बट आई थिंक उसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है डेफिनेटली। दूसरा जो आई थिंक जो डायरेक्शन थी, वो उम्मीद यही थी कि वो बताएंगे सरकार के आगे क्या करना चाहते हैं, उस उम्मीद से कि वो सरकार फिर से वापस आएगी। तो ऑब्वियसली जिस तरीके से कमिटमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है, वो 11% से बड़ी है, राइट। और जैसा आपने कहा युवाओं के लिए, और जिस तरह का एक जो फंड बना है 1 लाख करोड़ का, जिसमें 50 साल तक का जो लो या नो इंटरेस्ट पे जो लोन मिलने वाला है, मुझे लगता है उसमें काफी चीजें हैं इंपॉर्टेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट ये थोड़ा सा पेचीदा मामला नहीं है या थोड़ा सा डिबेटेबल पॉइंट नहीं है, क्योंकि एक तरफ हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, स्पेंडिंग पावर युवाओं में बहुत ज्यादा है और शायद आने वाले वक्त में वो बढ़ेगी ही, लेकिन इस तरह से लोन मुहैया करा देना विदाउट प्रॉपर हैंड होल्डिंग, या सरकार उसके लिए कोई कदम उठाए? नहीं, मुझे लगता है आई थिंक जब वो पूरी डिटेल्स आएगी तो देखना पड़ेगा, उसके बेसिस होंगे ऑब्वियसली। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी दे रहे हैं, और कहाँ पे दे रहे हैं आप बेसिकली जहाँ पे इनोवेशन है स्टार्टअप्स के लिए, उसके लिए दे रहे हैं। और स्टार्टअप तो वैसे भी किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, एज एन इन्वेस्टर अगर मैं देखूं, देखिए दो चीजें हैं मेरे पास। मैं इन्वेस्ट क्या करूंगा, जो सेव करूंगा, सेव करने के लिए मेरे लिए टैक्स इंपॉर्टेंट है। अगर वो मुझे नहीं भी मिला, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है काफी रैशनलाइज हुआ है न्यू रिजीम के अंदर, जो आपको छूट मिल रही है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है मार्केट के लिए? मार्केट को चाहिए फिस्कल डिसिप्लिन। जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है कि वो फिस्कल डेफिसिट के ऊपर पूरी कड़ी नजर रखे हुए हैं, और जिस तरीके से उन्होंने रोड मैप दिया कि वो 4.5% तक लेके जाएंगे 2-3 साल के बाद, आई थिंक मुझे लगता है मार्केट के लिए वो, और जो सरकार जो कमिट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि वहां पे आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट है। फिर सरकार ने ये भी कहा कि टूरिज्म के ऊपर उनका फोकस रहेगा। ये जितने भी सेक्टर्स हैं, ये सारे के सारे इसमें मल्टीप्लायर इफेक्ट है। तो आई थिंक जब इस तरह की चीजें इकोनॉमी में होती है, आपकी इकोनॉमी अच्छी कर रही है, कंपनीज अच्छा करेंगी, और ये मत भूलिए कि इसके बाद इंटरेस्ट रेट कट तो होंगे। हाँ, ये अभी क्लियर हो गया कि शायद इमीडिएटली नहीं होंगे, शायद वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, बट अगर 3 महीने के बाद भी शुरू होते हैं, 4 महीने के बाद भी शुरू होते हैं, तो एक आपको पता है कि लंबा रन है, वहां पे इंटरेस्ट रेट कट होंगे। तो इकोनॉमी अगर अच्छी कर रही है, वहां पे कमिटमेंट है, राइट, और उसके बाद इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं, तो एज एन इन्वेस्टर आई थिंक आपको क्या चाहिए? जब मार्केट में जाते हो तो मार्केट के लिए बहुत अच्छे स्टेप्स हैं, कंपनीज की अर्निंग बढ़ती है, राइट। इवन फॉर द डेट इन्वेस्टर्स ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली अगर आप अपने पोर्टफोलियो को रीअलाइन कर सकते हो, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो मुझे लगता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए जो आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं या बना चुके हैं, उनके लिए इसमें काफी कुछ है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट था सरकार बताए कि उनकी मंशा क्या है आगे आके, और वो यहाँ पे क्लियर हुआ। तो बिल्कुल, युवा, महिला, गरीब, किसान, ये तो एक क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। महिलाओं पे खास फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं 1 करोड़ 1 लाख दीदियां की बात हुई है, जो जिक्र भी किया प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्पीच में भी। इसके अलावा महिला एंटरप्रेन्योर्स को भी काफी बढ़ावा दिया गया है, और उनका जो परसेंटेज है उसका भी एक आंकड़ा पेश किया गया, लगभग 28% के आसपास वो बढ़ी है उनकी तादाद। लेकिन अब देखिए, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर जो हमने राह चुनी है, उसमें हम आगे तो बढ़ रहे हैं पंकज जी, लेकिन थोड़ा सा धीमापन अभी भी लग रहा है। महिला सम्मान योजना हमने देखा लॉन्च हुई पिछले बजट में, अब अगले बजट में क्या ये फुल फ्लेजेड थीम आपको लगता है कि हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। उसका कारण ये है कि देखिए, अभी हमने बहुत सारी चीजें देखी, चाहे आपने महिला सम्मान पत्र की बात की, या हम अगर बात करें रिपब्लिक डे पर जिस तरह से परेड में स्पेशल महिलाओं के हमने उनका योगदान देखा है ना, तो कई चीजों में देखा जा रहा है कि इवन अभी आप देखेंगे कि इंडियन आर्मी में अग्निवीर के रूप में भी आप देखेंगे कि महिलाओं को इंक्लूड किया गया है। तो एक बात तो है कि गवर्नमेंट का फोकस है कि महिलाओं का सशक्तिकरण,
तो जो आपने पूछा कि नेक्स्ट बजट में हो सकता है, तो बहुत स्कोप है बिल्कुल। अब क्या होगा, किस तरह से होगा, लेकिन हो सकता है कि जब स्टार्टअप की बात कर रहे हैं उसको और मिलाया जाए इस चीज के साथ में और स्पेशल बेनिफिट दिए जाए, तो बिल्कुल ऐसा देखा जा सकता है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे ख्याल से वोटरों की एक बात करनी चाहिए। तो नीलेश सर, कंजम्पशन थीम, इंफ्रा स्पेंडिंग और फिस्कल कंसोलिडेशन और फिस्कल डेफिसिट, ये सब आंकड़े हमने देख लिए, जान लिए। वोटर को क्या मिला? क्या वोटर खुश है? वोटर के लिए इसमें कोई नई स्कीम नहीं है। पिछले वोट ऑन अकाउंट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना लॉन्च हुई थी, ऐसी कोई चीज नहीं है। बट अगर वो इनडायरेक्टली देखे तो उनके लिए बहुत सारी चीजें हैं। भारत एक फॉर्म पाथ पे है, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में फॉर्म पाथ पे है। इस दशक के अंत के पहले तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो सारे वोटर्स को फायदा होगा। लेकिन अब चलिए, घूमने फिरने कहाँ जाइएगा? है सैर सपाटे की थीम अब बनेगी, आपकी बकेट लिस्ट में भी आएगी, क्योंकि टूरिज्म को तो यहाँ पर बहुत बढ़ावा दिया, राज्यों को बोल दिया गया कि आपकी रैंकिंग होगी भाई, आपको यहाँ पर पैसे भी मिलेंगे। कहाँ जाएंगे घूमने? देखिए कविता, वो जैसे बजट की एक्सपेक्टेशन है ना, वैसे टूरिज्म के लिए हमेशा लंबी रहती है और वो मिक्स रहती है, राइट। और एक नई चीज जो अभी ऐड होती है, जो हम बोल रहे हैं यू नो कि जैसे अयोध्या में हमने देखा उस तरीके से, राइट। बट आई थिंक लिस्ट तो लंबी है, बहुत सारी चीजें हैं और मुझे लगता है विद इन इंडिया, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बिल्कुल स्पिरिचुअल है या फिर इवन अदरवाइज, आई थिंक काफी सारे हमारे जो इंडियंस हैं वो बाहर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे जगह नहीं है बहुत देखने के लिए, बट हमारे यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि कनेक्टिविटी थोड़ी सी इंप्रूव करने की जरूरत है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बढ़ेगा, उस पर जो काम हो रहा है। और जैसा मैंने पहले भी कहा, जब टूरिज्म पे आप फोकस करते हो तो उसका भी मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आता है। वो एयरलाइंस के लिए अच्छा है, रेलवेज के लिए अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छा है। तो आई थिंक जैसे जैसे ये फोकस होगा तो डेफिनेटली जो आपका रुझान है वो विद इन इंडिया घूमने पे बढ़ेगा ज्यादा। तो आई थिंक वो और इंडिया में तो बहुत सारी खूबसूरत जगह है। लेकिन जेब पर भी तो असर होगा। हमारा तो काम ही यही है कि हम आपको बताएं कि कहाँ आप खर्च करें, बचाएं, निवेश करें और अपने पैसों को एंजॉय भी करें। कविता, मार्केट अच्छे रिटर्न दे रहा हो, आगे देता रहेगा। यही मैं आने वाली थी। ट्रैवल फंड होना चाहिए अभी अपने पास। बिल्कुल होना चाहिए। कविता, हेमंत जी बता रहे थे अभी कि बहुत सारे स्कोप है घूमने के लिए, और मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैंने पूरा इंडिया में सिर्फ 6 यूनियन टेरिटरी और स्टेट सब मिलाकर 6 ही बचे हैं जो मैंने कवर नहीं किए हैं, पर पूरा इंडिया अदरवाइज मैंने कवर किया है। अच्छा। और मतलब एटलीस्ट एक शहर तो देखा होगा उस स्टेट का या उस यूनियन टेरिटरी का, तो बहुत सुंदर है और बहुत स्कोप है। दूसरी बात यह है कि अभी रिलीजियस टूरिज्म, देखिए पहले क्या था कि आपके पास वहां पर मतलब लोग ढूंढते थे कि होटल नहीं थे या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो दोनों तरह से आप घूमने जाते हैं, अपने लीजर के लिए वो भी है, और रिलीजियस टूरिज्म जो है उसका भी इंडिया में स्कोप काफी है। और बात सिर्फ ये नहीं है कि आप घूमने जाते हैं तो आप सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं या सिर्फ रेलवे और एयरलाइंस और होटल्स, उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जो जुड़ी होती हैं। आप कपड़े भी खरीदेंगे, बाहर घूमने जाएंगे तो है ना, तो इससे रोजगार भी पैदा होंगे, तो बहुत स्कोप है। तो अगर गवर्नमेंट इस पर फोकस कर रही है तो इस पे ये नहीं दिखना चाहिए कि सिर्फ घूमने का स्कोप है आपके पास हर चीज के लिए। बजट की अपने बात की, तो बजट घूमने का बनाएंगे तो सिर्फ मत देखिए कि फ्लाइट का टिकट कितना है, आपको नए कपड़े भी खरीदने हैं, आपको होटल भी बुक करना है ना, बहुत सारी तैयारी करनी होंगी, तो उन पर भी आपको फोकस करना होगा। तो डेफिनेटली अब स्कोप ज्यादा है, गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है, तो अब अपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की आपने को एक आसपास का प्लानिंग करनी पड़ेगी। आने वाले शो में मेरे ख्याल से हम ये पेशकश लेके आएंगे। नीलेश सर, आप बताइए कहाँ जाएंगे घूमने? आजकल स्पिरिचुअल टूरिज्म के साथ साथ वेडिंग टूरिज्म भी जोर से चल रहा है। तो कल मुझे अहमदाबाद जाना है एक फैमिली वेडिंग के लिए, उसके बाद वापस बंबई में आऊंगा एक और फैमिली वेडिंग के लिए, और उसके बाद मैं भारत भ्रमण को निकलूंगा अलग अलग शहर में जाके वोट ऑन अकाउंट, बजट और मार्केट में अपनी राय निवेशकों से शेयर करने के लिए। चलिए, मेरे ख्याल से तो आपका ऑफिशियली सैर सपाटा चल ही रहा है यहाँ पर। लेकिन चलिए, अब टैक्स पेयर को तो कुछ नहीं मिला, निवेशकों को भी कुछ नहीं मिला। कोई खास बदलाव अपने पोर्टफोलियो में, कोई खास पॉकेट जहाँ पे अब ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब तो इलेक्शन है, वो एक ट्रिगर है। ट्रिगर के लिहाज से हम बनाते नहीं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत दर्शक हैं जो शॉर्ट टर्म
पोजिशनल कॉल्स लेना चाहते हैं, ध्यान देना चाहते हैं? कुछ सेक्टर स्पेसिफिक, क्योंकि सौर ऊर्जा पर यहाँ पर बात हुई है, कुछ इस तरह की थीम्स को पकड़ा जा सकता है क्या फंड के लिहाज से? हाँ बिल्कुल, देखिए वैसे तो हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि इवेंट बेस्ड अपनी एसेट एलोकेशन को चेंज मत कीजिए, क्योंकि हर इन्वेस्टर के लिए वो पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पे क्या हो रहा है। बट अगर हम इस बजट की बात करें, डायरेक्शनली अगर हम बात करें, तो जैसे हमने देखा कि गवर्नमेंट का जो फोकस था वो पावर के ऊपर था, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर था, वो फोकस पूरा बना हुआ है ऑब्वियसली। और अगेन जैसा मैंने कहा कि मल्टीप्लायर इम्पैक्ट जो आता है उसका, टूरिज्म से कहाँ कहाँ फायदा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से कहाँ कहाँ फायदा होगा, तो वो जो सेक्टर्स हैं, कुछ और जैसे थीम है मुझे लगता है अभी भी जिसमें पोटेंशियल हो सकता है, हालांकि काफी कुछ हमने ग्रोथ वहां पे देखी है, जैसे पीएसयू का है, मुझे लगता है अभी भी वहां पे कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे आपके लिए पोटेंशियल है। तो उन निवेशकों के लिए जो एंट्री और एग्जिट और सिलेक्शन ऑफ थीम या सेक्टर सही तरीके से कर सकते हैं, तो हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप थोड़ी सी टेक्निकल एलोकेशन कर लें। बट ऑब्वियसली उसके अटेंडेंट रिस्क को आपको समझना है और ये भी समझना है कि कितना एक्सपोजर आपका वहां पे है। बट कॉमन इन्वेस्टर के लिए मुझे लगता नहीं कि इवेंट बेस आपको करना चाहिए, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, आप पैसा अपने देते हैं प्रोफेशनल फंड मैनेजर को करने के लिए। तो ये सब काम जो है वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर का है, वो आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ एलोकेशन इक्विटी में करनी है अपने टाइम होराइजन के हिसाब से। बाकी काम जो है मुझे लगता है प्रोफेशनल फंड मैनेजर पे छोड़ दीजिए। टैक्टिकल एलोकेशन तो समझा दिया, एग्जिट की कोई रणनीति है क्या? कविता, पहले मैं इस बात को थोड़ा ऐड करूंगा। देखिए हम हमेशा कहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप डाइवर्सिफाइड फंड में रहिए। आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप है तो सब कुछ आ गया, पूरा मार्केट का कवर हो गया। या फिर कम पैसा भी करना है, मल्टी कैप फंड बाय करनी है, सब कुछ आ गया। लेकिन फिर भी हम ये बात तो मानते हैं कि इन्वेस्टर्स उसके बाद भी स्टॉक्स भी बाय करते हैं। अगर वो स्टॉक्स बाय कर रहे हैं तो मतलब उनको लग रहा है कि ये सेक्टर या स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो अगर इन्वेस्टर्स को जानकारी है मार्केट के बारे में, तो एक काम जरूर किया जा सकता है कि कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो, जो कोर पोर्टफोलियो है डेफिनेटली आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लेकिन जैसे हमने आज देखा कि डिफेंस में आपका 6,22,000 करोड़ का आपका जो ये हुआ एलोकेशन की बात की बजट में, या फिर कैपेक्स के लिए आप बात कीजिए कि 11,11,000 करोड़ जो आपका है ना, 11 करोड़ तो लाख करोड़। तो इतना बड़ा अगर बजट है तो देखिए डिफेंस में स्कोप बहुत अच्छा हमने देखा। डिफेंस फंड जैसे एचडीएफसी का आया और इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अभी और स्कोप है इस तरह का। या हम कैपेक्स की बात करें, हम पीएसयू में, क्योंकि मैक्सिमम फायदा जो होगा पीएसयू को होगा इस तरह के स्टॉक से। तो ऐसे में यदि उन्हें जानकारी है, कुछ इन्वेस्टर सबके लिए नहीं, बट आप अपने एक इस तरह के थीमेटिक फंड्स को अपने सैटेलाइट पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। बट हाँ, आपने जो पूछा एग्जिट की रणनीति, ये बहुत जरूरी है। देखिए कोर पोर्टफोलियो है वो आपके लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जो भी गोल्स हैं उनसे अलाइन होना चाहिए और फिर आप बने रहें, क्योंकि वहां पर भी जो फंड मैनेजर्स हैं वो डिफेंस हो, पीएसयू हो, हेल्थ केयर हो, वो एलोकेशन बढ़ाएंगे, बजट के हिसाब से भी वहां पे चेंजेस होंगे। बट क्योंकि आप चाहते हैं कि कुछ आप पैसा बना सकें शॉर्ट टर्म में, तो पैसा है आपके पास, आप समझते हैं, तो थीम जब तक चल रही है आप इंतजार करते रहिए। जैसे बजट आएगा, दोबारा से इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तो खैर ऑलमोस्ट पता ही है किस तरह का होगा, इन बेसिस पर आप अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस फिर से कर सकते हैं। बिल्कुल। नीलेश सर, आपसे आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, अब इंटरिम बजट की तर्ज पर क्या कयास लगाएंगे आप अगले बजट के लिए? उम्मीद यह है कि जो अगला बजट जून जुलाई में पेश होगा उसमें फाइनेंस मिनिस्टर दो चीजें कर पाए। एक, जो कंजम्पशन आज रूरल इंडिया में है उसे अर्बन इंडिया की तरह तेजी से ग्रो करने में मदद करे। जो कंजम्पशन आज मास मार्केट प्रोडक्ट में है उसका ग्रोथ रेट प्रीमियम प्रोडक्ट के लेवल के आसपास कर दे। जो कंजम्पशन आज बॉटम ऑफ पिरामिड का है उसे टॉप ऑफ द पिरामिड के लेवल के आसपास लेके आए, एसेंशियली कंजम्पशन को बढ़ावा दे। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स को प्रोत्साहित करे कि वो गवर्नमेंट कैपेक्स की तरह दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगे। अगर हमने आने वाले बजट में जो दो कैटलिस्ट प्रदीप्त किए, कंजम्पशन एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, तो मेरे हिसाब से हमारी ग्रोथ रेट जो आज भी दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है उसे शायद हाई सिंगल डिजिट या लो डबल डिजिट के पास पहुंचा देगी। चलिए, तो ये तो आपकी उम्मीदें हैं। अच्छा, आप दोनों की भी उम्मीदें जाननी है मुझे अगले बजट से, और उसके साथ साथ नीलेश सर को तो मैं सवाल पूछ चुकी हूँ पहले, बजट में आप रेटिंग कितनी देंगे 10 में से?
देखिए, क्योंकि इंटरिम बजट है, ऑब्वियसली ज्यादा फोकस डायरेक्शनल उसके ऊपर रहने वाला था, तो मुझे लगता है 9 on 10। 9 on 10 नॉट बैड। और अगले बजट से आपकी उम्मीद है? अगले बजट आई थिंक डायरेक्शन क्लियर है। जैसे मैंने कहा कि अगर उन्होंने कहा कि फिस्कल प्रूडेंस पे उनका पूरा ध्यान है, साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये सब हमारा फोकस एरियाज है, तो उसी दायरे के अंदर आई थिंक आपको और डिटेल में आपको बजट में देखने को मिलेगा। मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ी सी रूपरेखा बतानी थी, यहाँ पे बहुत मिली है, वहाँ पे आपको थोड़ी डिटेल मिलेगी, बट ब्रॉडली आई थिंक इसी के लाइन्स पे होने वाला है। पंकज सर? बिल्कुल, मैं भी 10 में से 9 दूंगा। और एक मार्क भी इसके लिए कि क्योंकि एक आम निवेशक की एक्सपेक्टेशन होती है कि कुछ टैक्स में कुछ बदलाव है, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं था इसके लिए। हालांकि 2 चीजें होती है फाइनेंशियल प्लानिंग में, या तो आप पैसा बचाइए या पैसा कमाइए, है ना, इनकम को बढ़ाइए। तो इनकम बढ़ाने का स्कोप तो बहुत दिखाई देता है, इकोनॉमी अच्छा कर रही है, तो डेफिनेटली आप पार्टिसिपेट कीजिए, इंडियन इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि थोड़ा सा स्कोप वहाँ पे रह सकता है, उसकी वजह से 1 मार्क मैं यहाँ पे एक ये ले रहा हूँ। अदरवाइज तो मेरे हिसाब से अच्छा बजट है। और उम्मीदें फिर अगले बजट में? अगली बार देखिए, बाकी तो कुछ स्कोप नहीं है, पर टैक्स में थोड़ा बहुत जो भी, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ा सा स्कोप बढ़ जाता है। तो जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें, 50,000 रुपए है, उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। हेल्थ केयर का थोड़ा सा आप जो डिडक्शन है वो बढ़ा सकते हैं, तो थोड़ा बहुत गुंजाइश है। बाकी टैक्स जो स्लैब है ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है, तो ज्यादा उम्मीद वहां भी नहीं रखनी चाहिए। चलिए, लेकिन जो उम्मीद थी, विश्वास की गारंटी और विकास की गारंटी, वो हमें इस बजट में आती हुई दिखाई दी है तमाम पैनलिस्टों के मुताबिक। और इसी के साथ इस चर्चा को भी समाप्त करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नीलेश सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। और मुझे भी इजाजत दे, लेकिन जाते जाते 18 हाउस स्वदेश पर आपको बता दें कि बजट को लेकर ये पूरी कवरेज जो है वो बड़ी हुई है। आगे बहुत बड़ा कॉर्पोरेट पैनल, मार्केट पैनल भी जुड़ने वाला है, जो इसी बजट पर विस्तार से मंथन करेगा। इस